हेलो एवरीवन। हाय, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, और केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड और कौन कौन से फैक्टर्स आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो लैटिस एनर्जी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th के लिए भी टॉपिक जरूरी है, ठीक है। जो लोग स्कूल में भी 11th में है उनके लिए भी जरूरी है, जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिस एनर्जी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फटाफट आप लोग अपनी नोटबुक और अपने पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए नोट्स बनाने। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वो कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप थोड़े टाइम में भूल जाओगे, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बनाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना, जिसे हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक मोल आयनिक सॉलिड बनने पर रिलीज होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कैटायन है, राइट, गैसियस स्टेट में, और एक मेरे पास एनायन है, गैसियस स्टेट में ही। और ये दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। जनरली सॉलिड स्टेट में ही होगा आयनिक कंपाउंड। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड जब बनेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, मतलब इस कैटायन और एनायन को मिलाकर, तो एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी, ठीक है। समझ आ गया होगा सभी को। लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक मोल आयनिक सॉलिड बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है। तो सपोज करो मैंने बोला कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है -x किलो जूल पर मोल। माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये रिलीज हुई है। तो केमिस्ट्री में जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस हुआ? ये एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हुई। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि लैटिस एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप कि सपोज करो हमारे पास ये ए बी एक सॉलिड है, एक मोल, ठीक है। अब मुझे इस ए बी को आयंस में ब्रेक करना है, ठीक है, कैटायन और एनायन में। अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा, राइट। तो जितनी एनर्जी मैंने प्रोवाइड की इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को भी हम लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है। तो इस साइड, इस बार जब आप एनर्जी लिखोगे ना, तो वो रिएक्टेंट वाली साइड लिखोगे, क्योंकि आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है। और वो कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी, क्योंकि आप प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, ठीक है। और वो कितनी होगी? वो होगी +x किलो जूल पर मोल। तो एग्जैक्टली exactly वैल्यू वही होती है, मैग्नीट्यूड वही होगा, जितना पहले आया था रिलीज जो हुई थी उतनी ही आपको देनी भी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। बस फर्क इतना है कि साइन का डिफरेंस होगा। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एंडोथर्मिक हुआ, वो एक्सोथर्मिक हुआ, बस इतना डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम है, ठीक है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ionic compound is formed from its constituent ions, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई जो हमने पहले वाला पढ़ा उसके थ्रू, राइट। और दूसरी डेफिनेशन में आपसे कैसे बोल रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ionic solid into its constituent ions, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो एक मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने में लगेगी, ठीक है, ताकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अलग अलग हो जाए। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। आई होप सबको लेटिस एनर्जी समझ में आ गई होगी, लेटिस एनर्जी क्या होती है। अब मैंने आपको बताया था कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है, उतना अच्छा क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी नापती क्या है, मेजर क्या करती है, बताती क्या है?
तो लैटिस एनर्जी जो है ना वो हमें बताती है इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है बिटवीन आयंस। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन आयंस ये बताती है हमें लैटिस एनर्जी। क्लियर है सभी को? लैटिस एनर्जी क्या बताती है हमें? इंटरेक्शन बिटवीन आयंस बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक इसको सॉरी लैटिस एनर्जी पे असर डालने वाले, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी कह सकते हो या एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस पे असर डालने वाले हैं? तो देखो, लैटिस एनर्जी जो होती है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। एक तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी होगी, उसमें आर स्क्वायर होता है नीचे, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, इट इज आर ओनली, ठीक है ना। आर बेसिकली क्या है? कैटायन और एनायन के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना। जैसे सपोज करो ये कैटायन है और ये एनायन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर आर, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने आर लिखा है वो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ गया आपका? एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा कैटायन वाला, आर सी, है ना, इसको आर प्लस लिख सकते हैं हम लोग। और एक एनायन वाला पार्ट आर ए लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है? आर आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्लियर है बात? आर इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मैं आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी आप देख रहे हो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस, है ना। तो Q1 Q2 आर चार्जेस। चार्जेस कौन से चार्जेस सर? जो कैटायन और एनायन पे होंगे, ठीक है ना। जो कैटायन और एनायन पे चार्जेस हैं उन पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक है। क्लियर है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फर्स्ट फैक्टर है आपका साइज ऑफ द आयंस। अब इसमें दोनों होंगे आपके, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर साइज छोटा होगा तो एटम्स पास पास होंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगा? कम होगा, है ना, दूरियां कम होंगी उनके बीच में, तो अच्छा इंटरेक्शन करेंगे। और अगर साइज बड़ा होगा तो उनके न्यूक्लियस भी दूर दूर होंगे, ठीक है। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, मतलब आर की वैल्यू ज्यादा होगी। आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो लाइटेस्ट एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, मतलब इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि साइज जो है ना आयंस का वो छोटा होना चाहिए, चाहे कैटायन हो या एनायन, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि साइज ऑफ द आयन शुड बी स्मॉल, ठीक है। क्योंकि अगर साइज ऑफ द आयन स्मॉल होगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी स्मॉल एंड इंटरेक्शन विल बी मोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप NaCl ले लो और KCl ले लो, इन दोनों में एनायन तो सेम है, राइट, Cl माइनस Cl माइनस, लेकिन केटायन तो अलग अलग है ना, Na प्लस एंड K प्लस। अब आप मुझे बताओ कि Na प्लस का साइज छोटा है कि K प्लस का? ऑब्वियसली सर Na प्लस का साइज छोटा है। अगर मैं किसकी बात करूं, साइज की बात करूं, तो Na प्लस छोटा है और K प्लस बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो NaCl में इंटरेक्शन होगी वो स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू KCl। तो लैटिस एनर्जी भी किसमें ज्यादा होने वाली है? NaCl। सिंपल है, जितना साइज छोटा होगा उतनी अच्छी इंटरेक्शन होगी इनके बीच में। तो NaCl और KCl में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? NaCl हैव मोर लैटिस एनर्जी देन KCl। क्लियर है? अभी एक एनायन का भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनायन का एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई टुक NaCl, NaBr एंड Na, ठीक है, ये तीन ले लिए मैं। अब इनमें मैंने कैटायन सेम रखा है, सोडियम सोडियम सोडियम, लेकिन एनायन अलग अलग, Cl माइनस है, Br माइनस है एंड I माइनस। क्लियर है? तो इनमें सबसे बड़ा एनायन कौन है? ये है। तो ये ऑर्डर है किसका? साइज का। इसका मतलब सबसे वीक इंटरेक्शन किसमें होगी? Na में होगी। और सबसे अच्छी इनमें किसमें होगी? NaCl में होगी। तो लैटिस एनर्जी का जो आपका ऑर्डर आएगा वो NaCl की सबसे ज्यादा होगी, देन NaBr एंड देन Na। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कैटायन और एनायन दोनों ही छोटे होने चाहिए, जितने छोटे होंगे उतना अच्छा इंट्रैक्शन, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। चलिए
तो हमने साइज तो देख लिया दोनों का, कैटायन का भी और एनायन का भी, है ना। अब दूसरा फैक्टर है आपका चार्ज। और चार्ज ही एक्चुअल में मेन फैक्टर है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उनके बीच में। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, इंटरेक्शन। तो मैं लिख रहा हूं, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन बिटवीन आयंस। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब वो चार्ज कैटायन का हो या फिर एनायन का हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया LiCl एंड MgCl2, ठीक है। तो यहाँ कैटायन कौन है आपका, Li प्लस, और यहाँ कौन है, Mg2 प्लस। तो ऑब्वियसली 2 प्लस विल अट्रैक्ट विद मोर पावर, है ना। तो इसका मतलब MgCl2 की लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा है। किस पे चार्ज ज्यादा है, कैटायन पे। एनायन तो हमने सेम रखा था, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। MgCl2 ले रहा हूं मैं, और एक ले रहा हूं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। अब इस केस में हम लोग जब ऑर्डर लगाएंगे लैटिस एनर्जी का, तो AlN का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 है ना, और नाइट्रोजन पे -3 आएगा ऑब्वियसली। यहाँ इस पे 2 प्लस आएगा, राइट। लेकिन कुछ बच्चे ये सवाल जरूर करेंगे कि सर N3 माइनस जो है उसका तो साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, उसका साइज बड़ा होता है किससे, या इसको कंपेयर नहीं कराते, सॉरी, एक और ले लेते हैं। इसमें तो होगा ही ज्यादा ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी। मैं आपको एक ऐसा ले लेता हूँ जिसमें चार्ज और साइज दोनों में हम लोग देख सकेंगे कौन डोमिनेंट, ठीक है। चलिए, तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया, एक MgO ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसमें चार्ज जो है वो +2 -2 है, और इसमें +3 एंड -3। तो अब आप बोलोगे कि सर N3 माइनस का साइज तो बड़ा है O2 माइनस से, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, 10-10 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। तो N3 माइनस का ऑल दो साइज बड़ा है, स्टिल एल्यूमिनियम नाइट्राइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है। जबकि आपने अभी पढ़ाया कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो मतलब साइज ज्यादा होने से तो लैटिस एनर्जी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन चार्ज तो ज्यादा है। आप देखो +3 आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो इसका मतलब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से पता चलती है, वो क्या है, कि चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर ओवर साइज, ठीक है। तो आप पहले चार्ज देखेंगे हमेशा। अगर चार्ज सेम हो गया फिर आप साइज पे जाएंगे। चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर ओवर साइज, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि लैटिस एनर्जी क्या है, कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। हमने देखा कि साइज जो है एटायन एनायन का वो स्मॉल होना चाहिए, जितना स्मॉल उतना पास पास होगा और उतना इंटरेक्शन अच्छा होगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी उतनी बढ़िया होगी इनकी, ठीक है। दूसरा हमने देखा चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। और चार्ज और साइज में अगर कहीं फंस जाओ तो चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर, हमेशा चार्ज को आपको प्रायोरिटी देनी, ठीक है। ये हमने देख लिए लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स के कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट डालते हैं, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आयनिक जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर शेयर करें आप लोग, ठीक है ना, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहली है इनकी फिजिकल स्टेट। सबसे पहले क्या है, फिजिकल स्टेट। तो आपको पता है आयनिक जनरली, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, है ना। एग्जिस्ट इन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। XRD से देखते हैं हम लोग, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एग्जिस्ट इन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म जनरल, ठीक है। सेकेंड फैक्टर, तो फिजिकल स्टेट हो गया। दूसरा फैक्टर हम देखने वाले हैं इनका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट।
तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। क्या होगा इनका? हाई होगा। और रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका रीजन ये होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटर, आप लिखना इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एना। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इनकी देखने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। तो आप लिख सकते हो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in polar solvents। पोलर सॉल्वेंट्स मतलब जिनमें पोलैरिटी होगी, लाइक वाटर, है ना। एग्जाम्पल है आपका वाटर। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वो सॉल्वेंट जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है उनमें जनरली आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल वाटर। और आप यहाँ पे लिख सकते हो बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बारिश हो रही है बहुत अच्छी, बाहर मजेदार आवाज आ रही है। अ, दिल्ली में आज बहुत गर्मी थी, तो शुक्र है थोड़ी बारिश से राहत मिलेगी। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी हमने देख ली कि आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट, जैसे NaCl को देख लो, नमक को पानी में डालो आराम से सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये इनसॉल्युबल होंगे किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कंडक्टेंस, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टेंस। ठीक है, कि ये कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस दे विल कंडक्ट बट इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, या फिर लिक्विड स्टेट भी कह सकते हो। मतलब बेसिकली कंडक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको? आयंस का मूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में तो आयंस मूव करते नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, बट कंडक्ट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। ठीक है, तो NaCl को आप पानी में डाल दीजिए और फिर कंडक्शन कराइए, बहुत जबरदस्त कंडक्टर होता है। लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट में कंडक्ट कराएंगे तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ कौन सी कंडक्शन होती है? यहाँ आयोनिक कंडक्शन होती है, आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो आप ये याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर। कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्यों है ऐसा? क्योंकि चारों तरफ से इक्वली सराउंड करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने Na+ लिखा है यहाँ पे, तो इसके चारों तरफ एनायंस आ जाएंगे अब, और इक्वल आएंगे। इक्वल इन द सेंस एक प्रॉपर सिमेट्री बनेगी आपकी। ठीक है, उसमें होंगे। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि किस डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है, तो दैट इज वाई दे आर नॉन डायरेक्शनल नेचर। मतलब आयनिक बॉन्ड्स की वजह से कोई एक ज्योमेट्री नहीं होगी मॉलिक्यूल की, हमेशा किसकी वजह से होगी? कोवेलेंट की वजह से होगी, है ना। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है? स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, है ना। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड।
ठीक है, तो चारों तरफ से इक्वली चल रहा है। तो ऐसे केस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज, लैटिस एनर्जी को अच्छे से देख लिया कि कैसे डिफाइन करते हैं, लैटिस एनर्जी होती क्या है। ठीक है, लैटिस एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, वो सब हमने देख लिए। उसके एग्जांपल्स हमने अच्छे से देख लिए, जैसे चार्ज देख लिए हमने, साइज के देख लिए। ठीक है, उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी। तो मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जहाँ पे लास्ट क्लास में छोड़ा था, और पिछली वीडियो का लिंक जो है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो केमिकल बॉन्डिंग आप पूरा पढ़ना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये वीडियो तो थोड़ा दिन बाद बनाई है मैंने, लेकिन अब कोशिश करूंगा मैं आपको रेगुलर वीडियोस डाल सकूं, ताकि आप अपना कर सकें, क्योंकि ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे आप नीट स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, जेई मेंस के हैं, तो हर जगह इसका वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, और जबकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स घट गए हैं, तो इसका वेटेज अच्छा खासा और बढ़ गया है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, कोई भी टॉपिक इसमें से छोड़ना नहीं है। तो फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आयनिक बॉन्ड कराया था और बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है वो पढ़ाया था, वो जरूर देखना, वो बेसिक है। इसके बाद सेकंड वीडियो, यहाँ से तो मान के चलो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे लैटिस एनर्जी से। ठीक है ना, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से। तो आज जो हमने डिस्कस करा बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डिस्कस कर लेंगे, और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। होपफुली एक ही वीडियो में ये सब कवर करने की कोशिश करूंगा हम, ठीक है ना। और इसके साथ जैसे ही एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के या मेंस के, है ना, या जो मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सभी से आप एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अगर पसंद आई है। ठीक है, लाइक जरूर करना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।